गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। चलिए, फसल उत्पादन हम पढ़ रहे थे, पहला अध्याय चल रहा था हमारा जल निकास वाला टॉपिक। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कल की वीडियो से और आगे। चलिए देखते हैं ज़रा, इसमें आज महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। आज हम लोग, आपको उस समय बताया था मैंने पहले कि सामान्यतः जल निकास की टोटल विधियाँ कितनी होती हैं, 2 मुख्य विधियाँ कितनी थी, 2। एक का नाम क्या था, पृष्ठीय जल निकास विधि, दूसरे का नाम क्या था, भूमिगत जल निकास विधि। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वार्षिक परीक्षा में कि पृष्ठीय जल निकास विधि, पृष्ठीय जल निकास तथा भूमिगत जल निकास में अंतर बताइए। भूमिगत जल निकास में अंतर, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज, आईएमपी डाल दिया है इस पर। देखिए, पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास, यदि मैं क्वेश्चन पूछूं कई बच्चों से, सभी आंसर दे सकते हैं क्योंकि विगत पिछली वीडियो में इन्हीं पर विस्तार से हमारी चर्चा हो चुकी है। देखिए जरा, पहला क्या लिखा हुआ है, पृष्ठीय जल निकास, दूसरा क्या लिखा हुआ है, भूमिगत जल निकास। पृष्ठीय, धरती के ऊपरी सतह से जल पानी की अतिरिक्त मात्रा को क्या किया, निकास, एक स्थान से दूसरे स्थान निकालने का कार्य किया जाता है। उस विशेष प्रोसेस को पृष्ठीय जल निकास कहा जाता है। लेकिन सामान्यतः भूमिगत जल निकास, दूसरा क्या दिया है, भूमिगत जल निकास। देखें जरा, भूमिगत जल निकास में क्या लिखेंगे, भूमिगत, भूमि के भीतरी भाग से, भूमि के भीतरी भाग से जल की अतिरिक्त मात्रा को बाहर निकालने की क्रिया को भूमिगत जल निकास कहा जाता है। तो 2 है भाई, पृष्ठीय और भूमिगत। विस्तार से अंतर क्लिक करना है अपन को। देखें, नंबर 1 पृष्ठीय, भूमि के पृष्ठीय भाग अर्थात भूमि के पृष्ठीय भाग अर्थात ऊपरी भाग, भूमि के पृष्ठीय भाग अर्थात ऊपरी भाग से जल की अतिरिक्त मात्रा, जल की कैसी मात्रा है, अतिरिक्त मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक निकालने की क्रिया को हम पृष्ठीय जल निकास कहते हैं। जल की अतिरिक्त मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाने निकालने की क्रिया को ही हम पृष्ठीय जल निकास कहते हैं। जबकि भूमिगत जल निकास में क्या है भाई, भूमि की भीतरी सतह से निचली सतह से अतिरिक्त जल की निकासी को ही भूमिगत जल निकास कहा जाता है। भाई, भूमि की निचली सतह से अतिरिक्त जल की मात्रा को निकालना ही, सामने देखें जरा, भूमि की निचली सतह से अतिरिक्त जल की मात्रा को निकालना ही भूमिगत जल निकास कहा जाता है। तो दोनों ये परिभाषा वाले मुख्य पॉइंट है, नंबर 1 दोनों के सामने। इसमें क्या लिखा है भाई, पृष्ठीय जल निकास विधि। देखें, भूमि के पृष्ठीय भाग से अतिरिक्त जल की मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाने निकालने की क्रिया को पृष्ठीय जल निकास कहा जाता है। जबकि भूमिगत जल निकास में क्या दिया आपने भाई, भूमि की निचली सतह से अतिरिक्त जल की मात्रा को निकालना ही भूमिगत जल निकास कहा जाता है। नंबर दूसरे पॉइंट में, पृष्ठीय जल निकास की नालियां खेत की ऊपरी सतह पर होने के कारण कृषि कार्यों में बाधा हो जाती है। इसके कारण कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है।
बाधा उत्पन्न हो जाती है। अब ये कैसे हो जाती है वो थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। भाई इसके कारण किसके कारण? पृष्ठीय जल निकास वाली जो नाली बना रहे हैं, अब नाली कहाँ बनाएंगे? ज़मीन के ऊपर। खेत है तो खेत के ऊपर आपने कहीं बीच में, कहीं साइड में, कहीं भी आप नाली फोड़ देंगे, बना देंगे पानी हटाने निकालने के लिए। तो खेत में कहीं भी नाली बनाने के कारण सामान्यतः कृषि कार्य, खेतीबाड़ी के कार्य करने में क्या हो गया? बाधा उत्पन्न हो जाती है। जबकि दूसरा सामने है भाई, भूमिगत जल निकास की नालियाँ बनाते समय कृषि कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है, उत्पन्न नहीं होती है। देखिएगा, इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। दूसरा पॉइंट क्लियर करें भाई, इसके कारण कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है क्योंकि नालियां खेत के ऊपरी भाग पर बनाई जाती हैं। भाई इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा, दिक्कत, परेशानी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि नाम क्या है? भूमिगत। इसमें नालियां जमीन की गहराई में भीतर निचली सतह में बनाई जाती हैं, ऊपरी सतह से कोई लेना देना नहीं पाया जाता है। इसीलिए इस प्रकार में किसी भी प्रकार की कहीं कोई बाधा, परेशानी नहीं हो पाती है भूमिगत जल निकास की विधि में। जबकि तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा बिंदु दिया हुआ है, नालियों के निर्माण की प्रारंभिक कीमत कम होती है जबकि प्रारंभिक कीमत इसमें अधिक पाई जाती है। देखें, पृष्ठीय जल निकास में नालियां बनवाते समय प्रारंभिक कीमत बहुत कम होती है। देखिए जरा भाई, पृष्ठीय जल निकास विधि में कई प्रकार की नालियां धरती के ऊपर बनवा रहे हैं, तो उन्हें बनाने के लिए लागत या कीमत बहुत कम लगती है। जबकि भूमिगत जल निकास वाली नालियां बनवाने के लिए प्रारंभिक कीमत या लागत अधिक लगती है। सामने देखें, इसमें नालियां बनवाने के लिए प्रारंभिक कीमत या लागत ज़्यादा लगती है, अधिक लगती है। तीसरा पॉइंट दोबारा देखें। इस विधि में नालियां तैयार करते समय प्रारंभिक कीमत या लागत बहुत कम लगती है, लेकिन इस विधि में नालियां बनवाते समय कीमत या लागत बहुत ज़्यादा लग जाती है। नंबर 4 देखते हैं, दोनों साइड का 4 देखते हैं। 4 में है भाई, इसमें खेत के अंदर का क्षेत्रफल कम हो जाता है, लेकिन इसमें खेत के अंदर का क्षेत्रफल कम नहीं होता है। इसमें खेत के अंदर का क्षेत्रफल घट जाता है। इसमें खेत का क्षेत्रफल प्रभावित नहीं होता है। गौर करें, इसमें खेत के अंदर का क्षेत्रफल घट जाएगा, लेकिन इसमें खेत के अंदर का क्षेत्रफल प्रभावित नहीं होता है। कारण क्या है भाई? इसमें खेत के अंदर का क्षेत्रफल क्यों घट गया? उसका कारण सुने। क्योंकि ये जो सिस्टम कैसा है भाई? पृष्ठीय, जमीन के ऊपर या खेत में अपन नालियां बनाएंगे तो खेत में चारों तरफ नालियां ही नालियां बनने के कारण जुताई का जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाता है। लेकिन इस विधि में भूमिगत जमीन की गहराई में अंदर अपन नाली बना रहे हैं, तो इसमें खेत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 5वां बिंदु है इसका, इसमें प्रतिवर्ष मरम्मत करवाने में व्यय अधिक हो जाता है। इसमें
मरम्मत में व्यय कम होता है, मरम्मत में व्यय कम होता है। सामने देखिएगा जरा सभी, देखिए 5वां स्टेप लिखा हुआ है, इसमें प्रतिवर्ष मरम्मत करने, भाई कई बार टूट फूट जाती हैं तो रिप्लेसमेंट करवाने के लिए खर्चा ज़्यादा होता है। हाँ, यहाँ 2 बिंदु है, विशेष ध्यान देना। यहाँ पर एक जगह आया है भाई कि प्रारंभिक कीमत, पॉइंट नंबर 3 देखें, नालियाँ बनवाते समय प्रारंभिक कीमत तो बहुत कम, लेकिन 5वें में क्या कह रहे हैं, इसमें प्रतिवर्ष मरम्मत करवाने में व्यय ज़्यादा हो जाता है। दोनों को एक बार तुलना करें। भाई फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में नाली बनवाने के लिए खर्चा इसमें कम आ रहा है, लेकिन साल बाई साल नाली टूट रही है, फूट रही है, वर्षा में टूट गई, ज़मीन धसक गई, तब उसे रिप्लेस करवाने के लिए, उसकी मरम्मत करवाने के लिए बार बार खर्च करना पड़ता है। ये है इन दोनों पॉइंटों का अर्थ। जबकि इसमें नालियों में, इसमें जो भूमिगत जल निकास की नालियाँ हैं, मरम्मत करने में व्यय बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही बार स्टार्टिंग, जब प्रारंभिक अवस्था में नालियाँ बनवाई हैं, उसी समय अधिक रूप में या ज़्यादा से ज़्यादा राशि फंस जाती है या अधिक मात्रा में कीमत या लागत लग जाती है। तो एक बार ही किसान ने एफर्ट कर दिया, खर्चा कर दिया, उसके बाद बार बार दिक्कत परेशानी नहीं हो पाती है। अतः इसमें मरम्मत करने में व्यय बहुत कम होता है। अब मैं 2 बार आपको और बता रहा हूँ, जिससे आपका ये पूरा का पूरा आंसर यहीं की यहीं क्लियर हो जाए। देखें, पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास। सामान्यतः जल निकास करवाने या करने की 2 मुख्य विधियां होती हैं, जिनके नाम है पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास। पृष्ठीय जल निकास का अर्थ क्या है, भूमिगत जल निकास का अर्थ क्या है? पृष्ठीय जल निकास, पृष्ठ के ऊपरी भाग से जल की अतिरिक्त मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाने की क्रिया को, निकालने की क्रिया को पृष्ठीय जल निकास कहा जाता है। जबकि भूमिगत जल निकास, भूमि के भीतरी सतह से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की क्रिया को भूमिगत जल निकास कहा जाता है। पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास, देखिए पृष्ठीय जल निकास में पहला बिंदु, अंतर है दोनों में। नंबर 1, पृष्ठीय जल निकास, भूमि के पृष्ठीय भाग अर्थात ऊपरी भाग से जल की अतिरिक्त मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाने निकालने की क्रिया को पृष्ठीय जल निकास कहा जाता है। जबकि भूमिगत जल निकास, भूमि की निचली सतह से अतिरिक्त जल की मात्रा को निकालने की क्रिया को भूमिगत जल निकास कहा जाता है। दूसरा है इसके कारण, किसके कारण? पृष्ठीय जल निकास के कारण। इसके कारण कृषि के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि नालियां बना लेने से खेत का क्षेत्रफल घट जाता है। दूसरा लिखा है सामने इसमें, इसके कारण किसी प्रकार की कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो पाती है। तीसरा, पृष्ठीय जल निकास विधि में नालियां बनवाते समय प्रारंभिक, कैसा भाई? प्रारंभिक, फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में नालियां बनवाते समय प्रारंभिक कीमत बहुत कम होती है, जबकि इसमें नालियां बनवाने के लिए प्रारंभिक लागत या कीमत बहुत ज़्यादा लग जाती है। चौथा, इसमें खेत के अंदर का क्षेत्रफल जो है घट जाता है, कम हो जाता है, जबकि भूमिगत जल निकास विधि में खेत का क्षेत्रफल प्रभावित नहीं होता है, कम या घट नहीं पाता है, जैसा का तैसा बना रहता है। पांचवा है, इसमें प्रतिवर्ष सुधरवाने के लिए, ठीक करवाने के लिए, मरम्मत करवाने के लिए, नालियों की रिप्लेसमेंट करवाने के लिए किसान का खर्चा यानी व्यय अधिक हो जाता है, जबकि इसमें मरम्मत करवाने के लिए सामान्यतः किसान का व्यय बहुत कम खर्च होता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रारंभिक चरण में ही कीमत ज़्यादा लग जाती है। समझ में आया बेटा? तो अंतर गलत तो नहीं होगा, सही कर देंगे आप लोग सभी, याद हो जाएगा आपके द्वारा। बहुत बढ़िया, पृष्ठीय और भूमिगत जल निकास विधि का। ठीक है बेटा, इसके आगे चर्चा करते हैं। पहले मैं इसे साफ कर देता हूँ। चलिए
अब चर्चा करते हैं भाई, पृष्ठीय जल निकास की नालियां बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पृष्ठीय जल निकास की नालियां बनाते समय ध्यान रखने वाली बात है। देखिए, पूरा स्टेटमेंट लगा दिया। पृष्ठीय जल निकास वाली नालियां तैयार करते समय किसान को, व्यक्ति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नालियां कौन सी है भाई? पृष्ठीय जल निकास वाली नालियां। देखिए जरा भाई, पृष्ठीय जल निकास की नालियों को बनाते समय जमीन की दशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला है भूमि की दशा। भूमि की दशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विशेष ध्यान, पहला पॉइंट देखें जरा। पृष्ठीय, जमीन के ऊपर नाली बनाने जा रहे हैं तो भूमि की दशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दशा कैसी है, उस जगह पर नाली बनना चाहिए या नहीं, बनाने लायक वो जगह है अथवा नहीं, या नाली कितने समय, कितने दिनों तक वहाँ पर चल सकती है। दूसरा है भूमि की ढाल। पृष्ठीय जल निकास नालियां बनाते समय भूमि की ढाल का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पृष्ठीय जल निकास नाली में हमेशा ढलान आवश्यक मानी जाती है। इसीलिए जल की मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नाली के माध्यम से आसानी से प्रवाहित किया जा सके। गौर करना, पृष्ठीय नालियों में, पृष्ठीय जल निकास नालियों में भूमि की ढाल का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ढलान होने पर पानी की मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से गमन किया जा सकता है, प्रवाहित किया जा सकता है। नंबर 3 भाई, इन नालियों में सहायक नालियों की लंबाई, सहायक नालियों की लंबाई अधिक रखना चाहिए, अधिक रखना चाहिए, जिससे जल का निकास तीव्र गति से हो सके। तीव्र गति से हो सके। गौर करना भाई, देखें, इन नालियों में सहायक नालियों की लंबाई ज़्यादा रखें। ऐसा करने से जल का निकास कैसा हो सके? तीव्र गति से हो सके। ठीक है, इसके बाद चौथा है इसमें मुख्य नालियों की अपेक्षा सहायक नालियों में अधिक ढाल भी रखना चाहिए। मुख्य नाली की अपेक्षा, नाली की अपेक्षा जो सहायक नालियां हैं, सहायक नालियां, उनमें ढाल अधिक रखना चाहिए। अधिक। अब ये कैसे करें भाई? देखें जरा, जैसे कि ये है मुख्य नाली, उदाहरण के लिए मुख्य नाली, तो ये आ रही है सहायक नालियाँ। तो इन सहायक नालियों में ढाल ढलान अधिक रखना चाहिए। इन नालियों में क्या रखेंगे? ढाल या ढलान ज़्यादा रखना चाहिए, जिससे पानी की धारा प्रेशर के साथ आकर के इन नालियों में आसानी से मूव कर सके, आसानी से जा सके। देखिए जरा, देखिए ये वाली जो है सहायक नाली है, बीचों बीच में ये सहायक नाली है, सहायक मुख्य नाली है। ये मुख्य नाली ये है और सहायक नालियाँ ये है। देखें, ये वाली जो है मुख्य नाली, ये कौन सी नाली है? मुख्य नाली। इसको नाम दे दिए मुख्य नाली। और ये है सहायक, साइड वाली सहायक नाली। प्लीज सामने देखें,
मुख्य नाली और सहायक नाली, ये मुख्य नाली और सहायक नाली, पॉइंट क्या कह रहा है अपना, देखिए जरा। मुख्य नाली की अपेक्षा, मुख्य नाली कौन सी है, ये वाली मुख्य नाली, मुख्य नाली की अपेक्षा आगे देखिए सहायक नालियों में, मुख्य नाली की अपेक्षा सहायक नालियों में क्या हो, नालियाँ उनमें ढाल अधिक होना चाहिए। भाई जो मुख्य नाली है जो बीचों बीच से जा रही है उसे कह रहे हैं मुख्य नाली, लेकिन साइड से आकर के जुड़ रही हैं उन्हें सहायक नालियाँ कहेंगे। तो मुख्य नालियों की अपेक्षा सहायक नालियों में चारों तरफ से ढलान अधिक होना चाहिए। 5वां स्टेप देखें जरा। भाई पृष्ठीय जल निकास की, पृष्ठीय जल निकास की नालियों में साफ सफाई के उचित प्रबंध होना चाहिए, साफ सफाई के उचित प्रबंध होना चाहिए, प्रबंध होना चाहिए। सामने देखिए जरा, पृष्ठीय जल निकास नाली रेडी हो गई, बना चुके आप लोग। अब बना तो चुके लेकिन देखरेख करना अनिवार्य है भाई उसकी, क्योंकि वो धरती के ऊपर है, खुली हुई अवस्था में बनी हुई है। यदि टाइम पर उसको आप साफ नहीं करेंगे तो नाली चौक हो जाएगी, चौक होने पर पानी अवरुद्ध हो जाएगा, जल का निकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। इस दिशा में जल का निकास करवाने के लिए समय समय पर उस पृष्ठीय जल निकास वाली नाली की नियमित साफ सफाई करते रहना चाहिए। चलिए देखें, 5वां था पृष्ठीय जल निकास की नालियों में साफ सफाई की उचित व्यवस्था प्रबंध होना चाहिए। सामने देखिए लिखा हुआ है, पृष्ठीय जल निकास की नालियां बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपका जवाब होगा पृष्ठीय जल निकास वाली नालियां बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, भूमि की दशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, भूमि की दशा को देखकर पृष्ठीय जल निकास वाली नालियों को बनाना चाहिए। दूसरा लिखा है भूमि की ढाल, पृष्ठीय जल निकास नाली बनाते समय भूमि की ढाल या ढलान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक या अच्छा ढाल या ढलान होता है सामान्यतः पानी की धारा उतनी ही तीव्र गति से गमन करती चली जाती है। तीसरा लिखा है इन नालियों में सहायक नालियों की लंबाई, इन नालियों में सहायक नालियों की जो लंबाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए, जिससे सामान्यतः जल का निकास तीव्र गति से हो सके। इन नालियों में सहायक नाली जो आसपास से पार्श्वी भाग से आकर ज्वाइंट होती हैं, जुड़ती हैं, उनकी लेंथ, उनकी लंबाई ज़्यादा रखनी चाहिए। ऐसा होने से जल का बहाव या प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। चौथा, मुख्य नाली की अपेक्षा, सामने देखिएगा, मुख्य नाली की अपेक्षा सहायक नालियों में ढाल या ढलान अधिक होना चाहिए। लिखा है मुख्य नाली की अपेक्षा सहायक नालियाँ उनमें ढाल अधिक होना चाहिए। फिर 5वां लिखा है पृष्ठीय जल निकास की नालियाँ बनाने के बाद उनमें साफ सफाई करने के उचित प्रबंध होना चाहिए, जिससे जल निकास के कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो सके। छात्रों, ये वाला जो क्वेश्चन था आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर करवाया। पृष्ठीय जल निकास की नालियाँ बनाते समय किसान को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सभी बच्चों की समझ में आया बेटा? समझ में आया तो फटाक से इसे तैयार करें आप, जल्दी से जल्दी पूरा पक्का करता चले। जितना कोर्स, जितना सब्जेक्ट, जितना सिलेबस चल रहा है प्रतिदिन के हिसाब से उसको रोज़ाना ही कवर करते जाएं आप लोग सभी, क्योंकि आपने सोचा कि बाद में पढ़ेंगे, बाद में करेंगे, तो फिर समय आपको कभी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, कम कम करके आप लोग डेली अध्ययन करते जाएं, डेली कोर्स को, सिलेबस को पक्का करते जाएं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए वीडियो इतनी ही। यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी पार्ट के अंतर्गत, जल निकास के अंतर्गत। ठीक है, धन्यवाद।